बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव टाइप की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे 10 to 15 जो MCQs हैं कंसेप्चुअल, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आए बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग M हांडा A हांडा की। तो ये बुक आपके पास उम्मीद है हार्ड फॉर्म में होगी, और जिन दोस्तों के पास ये बुक हार्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पास 8th एडिशन है, तो उनके लिए हम ये जो बुक है इसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉ। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, और आप उसके रिलेटेड जो हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप की डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप के जो भी क्वेश्चन होगा उनके हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाए। बाकी तो रही बात MCQs की, तो MCQs जो हैं हमारे पास उसके रिलेटेड जो पहले हमारे पास इस चैप्टर के हैं, तो वो हम डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, और आपको उसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे उसका भी PDF सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे पास जितने भी MCQs होंगे वो हम कंसेप्चुअल जो MCQs होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि उन पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें, और जो अंडरस्टूड हैं, और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो पहले थ्योरी पार्ट दिया गया है, इसमें डिफरेंट MCQs का जो डेटा है उसके रिलेटेड और बेसिक फार्मूलाज गिवन हैं। तो ये बेसिक फार्मूलाज वगैरह पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और आपको जब हम ये बुक प्रोवाइड कर लेंगे तो आप यहाँ पे जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो लर्न कर लेंगे, जिससे आपको MCQs सॉल्व करने में कम से कम टाइम कंज्यूम होगा। MCQs में आपको मैं कुछ उसके साथ साथ ट्रिक वगैरह भी बता दूंगा कि आपने कैसे MCQs सॉल्व करना है और कैसे आपने कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाना है। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गाइड कर सकूं। और तो सबसे पहले MCQs की तरफ जाते हैं, जो कि है रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। तो जैसे कि हमें पता है, और सबसे पहले हमारे पास अगर हम ये स्टडी किया हो तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है रो से रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे R इक्वल टू रो L/A। तो ये किसी भी वायर की रेजिस्टेंस के रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला है। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास हर एक मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेंथ, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मटेरियल, क्योंकि हर एक मटेरियल की नेचर तो डिफरेंट होगी, तो उस वजह से उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसी पे डिपेंड करती है। इनडायरेक्टली हमारे पास रेजिस्टिविटी भी उसकी डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 2, when n resistance of each of value r are connected in parallel, then resistance is x। यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमारे पास n रेजिस्टेंस हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और उसकी हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू हमारे पास है r। तो जब हम उन n रेजिस्टेंस को जिनकी वैल्यू r है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो उनका इक्विवेलेंट आता है, जो हम उनको एड अप करके उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो हमारे पास आता है x। और यहाँ पे हमें कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन की कि जब हम उन n रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब हमारे पास इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो देखने से लगता है कि जब हम n रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तब तो हमारे पास वो एड अप हो जाएंगे और NX आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है, जो कि जब हम उन n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जब हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो हमारे पास पैरेलल का निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जब हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और हमारे पास पैरेलल निकालना हो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस का, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि R डिवाइडेड बाई N। हमारे पास R जो होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और N हमारे पास नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस होती है। तो इस केस में हमारे पास जो इन रेजिस्टेंस का
इक्विवेलेंट है वो आता है x के इक्वल। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू एन एक्स। तो इसी r की वैल्यू को हम अब यूज़ करते हुए हमारे पास उस कंडीशन में कि हमारे पास सीरीज़ में क्या रेजिस्टेंस आएगी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आर टी इक्वल टू एन आर ये हमारे पास सीरीज़ के लिए होता है, लेकिन जब हम इसमें आर की जो वैल्यू हमने पैरेलल से निकाली थी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होगी वो इक्वल होगी आर टी इक्वल टू एन एक्स एन स्क्वेयर एक्स, जो कि हमारे पास है एन स्क्वेयर एक्स, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ आर ओहम, द वायर इज स्ट्रेच टू इट्स डबल ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम इज़। तो ये कह रहा है कि हमारे पास हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसको हमने उसकी रेजिस्टेंस जो है उस वायर की वो हमारे पास आर है। तो उस वायर को हमने खींचा है, तो खींचने के बाद उसकी लेंथ है वो तो डबल हो गई है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि इस लेंथ के डबल होने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस जो आर थी पहले वो अब क्या होगी, उसमें चेंज क्या आया है। तो इसको नॉर्मल देखने से लगता है कि हमारे पास जैसे ही हम उसकी लेंथ को डबल करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 2R होकर डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक स्पेशल केस है जो कि तकरीबन MCQs की बुक्स में और हर टाइप के एग्ज़ाम में आता रहता है कि लेंथ डबल करने से हमारे पास रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि स्पेशल केस फार्मूला है जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो ये हमारे पास है R इक्वल टू एन स्क्वेयर आर। तो यहाँ पे हमारे पास R रेजिस्टेंस है किसी जो हमने फाइंड करनी है कि उसमें चेंज क्या आया है। उसके बाद हमारे पास जो N है हमारे पास के उसको हमने कितने टाइम्स कितना खींचा है। तो हमारे जैसे हमारे पास है यहाँ पे है कि हमने उसकी जो लेंथ है उसको हमने डबल किया है, तो यहाँ हमारे पास उसकी N की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 के हिसाब से हमारे पास 4R उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वायर की वो हमारे पास आ जाएगी। और ये आंसर 2R सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में होता जब हम इस वायर की लेंथ को हाफ कर देते। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा B, जो कि है 4R। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट है चार्ज, सेकंड एनर्जी, थर्ड मोमेंटम, मास। तो हमारे पास हमें पता है कि 2 लॉज ऑफ किरचॉफ, फर्स्ट इज़ KCL एंड सेकंड इज़ KVL। KCL में हमारे पास जो है वो चार्ज और करंट के रिलेटेड लॉ है कि करंट इंटरिंग द लूप एंड लीविंग द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो और सेकंड है हमारे पास KVL जो कि पोटेंशियल के रिलेटेड है और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसके रिलेटेड है। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आया B, एनर्जी। फिफ्थ है द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास ये भी अंडरस्टूड है और ऊपर थ्योरी में भी इसका है हमारे पास। अगर आपने वो आप जब उसको स्टडी करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻14। नेक्स्ट है हमारे पास द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ रफली हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन टू बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन ए सर्किट द करंट फ्लोइंग इज़ 1 एम्पेयर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन ए सेकेंड। तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो भी गिवन है हमारे पास Q, और करंट के थ्रू कितना और सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर। तो हमारे पास टोटल करंट भी गिवन है और 1 सेकंड में। तो मतलब 1 सेकंड में अगर 1 एम्पेयर करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19, तो कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रैवल करेंगे 1 सेकंड में। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है चार्ज, करंट और टाइम, तो ये फार्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू ई। तो जब हमारे पास हम इसको अरेंज करके ये डिवाइड करेंगे 1 एम्पेयर को उस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो कि हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारे पास सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कि जिसमें हमारे पास टू बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट एंड 100 वाट 250 वोल्ट्स आर जॉइंट इन ए सीरीज टू ए 250 वोल्ट सप्लाई, पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज़। तो ये कह रहा है कि 2 बल्ब हैं, एक 200 वाट का, दूसरा 100 वाट का, तो इनको हमने सीरीज़ में लगाया है और 250 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको पावर दी है। तो हमें टोटल पावर कंज्यूम्ड हमसे पूछ रहा है वो। तो इसमें तो मतलब अगर हम इसको देखें जनरल कि 200 और 100 वाट, तो टोटल 300 वाट हो गया। क्योंकि ये सीरीज़ में है और हमने 250 पे डिवाइड करके इसकी पावर निकाल लेंगे, या अगर ऐड अप कर लें तो 300 वाट आता है और नीचे डी आंसर है, तो ये ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है वो रेटेड पावर है जो बल्ब हैं, जो सर्किट में जितने वो कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वो फाइंड करके देना है। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास है पहला बल्ब 200 वाट का जो कि 250 वाट पे ऑपरेट हो रहा है, दूसरा है 100 वाट का जो कि वो भी 250 वाट पे ऑपरेट हो रहा है। जब हम इनको सीरीज़ में लगाएंगे तो हमारे पास टोटल पावर क्या आएंगी, उसके रिलेटेड हमारे पास 3 बेसिक फार्मूला हैं। एक ओहम लॉ, दूसरा पावर का वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, और तीसरा P = V²/R। तो हमारे पास पावर भी है, वोल्टेज भी है। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने जब उस टोटल रेजिस्टेंस से हम करंट फाइंड कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जब टोटल हमारे पास वोल्टेज की जो सर्किट की करंट है और टोटल वोल्टेज है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट करके जो कंज्यूम पावर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले फार्मूले में वोल्टेज की वैल्यू और पावर की वैल्यू पहले बल्ब के लिए और दूसरे बल्ब के लिए पुट की है, जिससे हमारे पास 312.5 ओहम पहले बल्ब का और 625 दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस हम दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो 937.5 हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। और ओहम लॉ को यूज़ करते हुए हम करंट भी फाइंड कर लेंगे टोटल, जो कि है 0.267। अब जब हमारे पास टोटल वोल्टेज भी आ गई है और टोटल करंट भी आ गया है, तो हम इसको ऐडअप का इनको प्रोडक्ट लेके हम कंज्यूम पावर फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका हम करंट फाइंड ना भी करें तब भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो ऐसे कि जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी और यहाँ हम उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज के रेशियो में पुट कर देंगे, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 67 वाट ही आएगा। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एम्पेयर सेकंड कुड बी द यूनिट ऑफ पावर, कंडक्टेंस, एनर्जी या फिर चार्ज। तो पावर का तो हमें पता है कि वाट होता है यूनिट, पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि 100 वाट का बल्ब। तो दूसरा है हमारे पास कंडक्टेंस भी रेजिस्टेंस के अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस ओहम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मोह होगा इसका यूनिट। एनर्जी हमारे पास हम घरों में भी जो यूज़ करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें भी जूल लिखा होता है या यूनिट लिखा होता है, तो ये भी नहीं है। तो चार्ज का हमारे पास फार्मूला था I = Q/T या फिर Q = IT। तो IT में हमारे पास करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड हमारे पास किस चीज़ का यूनिट हुआ, ऑप्शन नंबर डी, चार्ज का।
नेक्स्ट पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम एज वाट। कौन सा यूनिट जो हमारे पास है वो वाट की तरह नहीं है। तो इन फार्मूलों को अगर हम देख लें तो हमारे पास जूल पर सेकंड मीन्स कि एनर्जी बाय टाइम पावर की इक्वल एम्पेयर प्रोडक्ट वोल्टेज P इक्वल टू VI, ये भी फार्मूला है पावर का। एम्पेयर स्क्वायर ओहम मीन्स कि I स्क्वायर R, ये भी पावर का फार्मूला है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है एम्पेयर बाय वोल्ट मीन्स कि I बाई V। तो ये V बाई I तो होता है लेकिन वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ तो वाट पावर का पूछ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन बी है ये वो ऑप्शन है जो कि इज़ नॉट सेम एज वाट। तो ये थे हमारे आज के फर्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और हमारे पेज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकूँ। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।